जय हिंद प्यारे साथियों। नीरज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग तीसरा पेपर जो है देख रहे हैं और देखिए एग्जाम जो है एकदम समीप आ गया है। यानी कि बस कुछ ही 1 2 3 दिन बचे हैं एग्जाम को। इसलिए अब जो है इस पर चर्चा जो है विस्तार से करने का समय नहीं है। तो हम लोग सारी चीजें जो हैं थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजों को पढ़ लेंगे। बाकी मैं इसकी जो है पीडीएफ वगैरह उपलब्ध करा दूंगा और भी थोड़ी बहुत जानकारी आप अपने से ले लीजिएगा। तो देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे अब तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ लिया उसके अलावा आज की एक ही क्लास में जितना हमारा सिलेबस है हम सब कुछ जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हम लोग जो है इतिहास विषय को देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग एमए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर और ये आपका जो पेपर 3 है इसको हम लोग देख रहे हैं। और ये चौथी क्लास है और लास्ट क्लास भी यही होने वाली है। हम लोग देखिए अपने सिलेबस में 1740 से लेकर 1857 तक का इतिहास देख रहे हैं। यानी कि जो इसके पहले 2 3 क्लासें हुई हैं उसको अगर आप नहीं भी देख पाते हैं, यही केवल एक देख ले जाते हैं, तब भी आपका जो है सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप परीक्षा के लिए जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। आशा करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर केवल एक ही यही क्लास आप देख लेते हैं तो आपका जो पेपर है तब भी शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद टाइप का जाने वाला है। तो यहां हम लोग देखेंगे 1740 से लेकर 1857 के पहले तक का इतिहास, यानी कि 1857 को हम लोग ऐसे छू लेंगे। इसके बाद देखो, हम लोगों ने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा था, जिसमें हम लोगों ने डच को स्पेशल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। हमने पुर्तगाली को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। यहाँ तक कि हमने डेनिस और यहाँ तक कि फ्रांसीसियों को भी काफी विधिवत अच्छे तरीके से जो है पढ़ लिया था। लेकिन अंग्रेजों से जो है चर्चा आपकी नहीं हो पाई थी, जो कि अब सारा का सारा यहाँ आपका ये कर्नाटक वॉर वगैरह, उसके बाद ये नियंत्रण वाला, फिर प्लासी, बक्सर, मराठा, पंजाब, मैसूर, लॉर्ड वेलेजली, डलहौजी और ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट, ये सारा कुछ, यानी कि मैंने कहा आपसे कि 1740 से लेकर 1857 तक का पूरा इतिहास जो है आज की एक ही क्लास में आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर डालोगे। तो ये तो आपका सिलेबस है, समझ लो अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। अब समझ लो आज ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो ये सिलेबस है, इसको भी ध्यान में रखे रहिए। फिर उसके बाद देखो, हमने अंग्रेजों की चर्चा अभी तक नहीं की थी, ठीक है। तो इन सब में, इन पेजों में आपको ये दिख रहा होगा कि कुछ पॉइंट जो है हाईलाइट किया गया है। कुछ पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि कुछ पॉइंट आपको हाईलाइट करके दिया गया है। यानी कि गौर करने लायक बात यह है कि पूर्वी देशों की ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अपेक्षाकृत देर से आए, किंतु वे शेष यूरोपीय कंपनियों को हराते हुए सबसे आगे निकल गए। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है यूरोपियों के आने का जो क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आता है, फिर डच आता है, फिर अंग्रेज आता है, फिर डेनिस आता है और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आता है। तो वही चीज यहां कही जा रही है कि ये अपेक्षाकृत सबसे सबको मिलाकर थोड़ा लेट आए, थोड़ा क्या काफी लेट आए। लेकिन इन्होंने लेट आने के क्रम में भी कैसे यहां भारत में अपनी सत्ता जमा ले गए। तो यही चीज यहां बताई जा रही है
कि आए तो वो थोड़ा देर करके, लेकिन देखो सबसे आगे निकल गए। यानी कि जो प्रतिस्पर्धा हो रही थी कंपनियों की, उन सभी में ये थोड़ा लेट आया लेकिन सबसे आगे निकल गया। इससे आपको क्या सीखना चाहिए कि भले ही कोई आपसे तेज दौड़ रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की आग को इस तरह से प्रज्वलित किए रहिए कि जब मौका मिले तो आप चौका मार दो। फिर देखो, इसकी मुख्य वजह यह थी कि अंग्रेज भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहे। यानी कि वो लोग, उनके पास रणनीतियां थी अच्छी अच्छी। जैसे अभी आप परीक्षा देने जा रहे हो, अगर आप बिना रणनीति के, बिना कुछ पढ़े चले जाओ तो आपका परीक्षा जो है शानदार नहीं जाएगा। लेकिन आप रणनीति बनाते हो कि मुझे ये टॉपिक, ये सेगमेंट ऐसे ऐसे इतनी टाइम के अंदर खत्म करना है और ज्यादा हमको पढ़ाई भी नहीं करना है और शानदार तरीके से तैयारी भी करना है। जब रणनीति बना लेते हो तब देखते हो कि आपका पेपर जो है एकदम शानदार जाता है। तो ये चीजें यहां कही जा रही हैं। और उन्होंने, ठीक है, यानी कि सफल रहे और उन्होंने इसके लिए सैनिक राजनैतिक शक्ति का सहारा लिया। यानी कि वो सहारा भी ले रहे हैं, किसका? सैनिक सहारा ले रहे हैं, राजनैतिक सहारा ले रहे हैं। आगे भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि मौलिक कारण यह था कि इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक विकास, मांग व आपूर्ति का संतुलन एवं अनुकूलन, राजनीतिक स्थिति ने पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। तो तमाम बातें और भी लिखी गई हैं जो आप बाद में देखिएगा, कभी जब परीक्षा वरीक्षा दे लीजिएगा। अभी परीक्षा का समय है, आपको कुछ ही चीजें जानने की जरूरत है। अगर आप बहुत जानना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, आराम से देखिएगा। देखिए, यहां 1599 में एक दुस्साहसी व्यापारी मिल्डेन हॉल भारत आया। तमाम बातें हैं। और यहां से आपको क्या एक लाइन ले लेनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। जैसे मैंने बहुत सी चीजें बताई थी, वहां पहले की क्लासों में भी बताया था। तो ये चीजें इस प्रकार से हैं। पूर्व में अंग्रेजों या इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम 31 दिसंबर 1600 में उठाया गया। तमाम बातें हैं। तो ये जो हाईलाइट पॉइंट किया गया है, इसको आप समझ लेते हो, इतना जान लेते हो तो इनकी चर्चा जो है समाप्त हो जाएगी। अंग्रेजों का पूरा सिलेबस ही है आपके में, यानी कि इन्हीं के प्रभाव से जो कारण उत्पन्न होता है उन्हीं को हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। कभी कभी देखो एकदम सरल क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर वगैरह, जैसे कंपटीशन में भी कभी कभी एकदम सरल से सरल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी है। यहां भी हो सकता है इस तरीके कुछ अप्लाई कर दे। फिर उसके बाद देखो, यहां भी आपका जो है हाईलाइट पॉइंट देखना है कि कैप्टन विलियम, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जो 1609 में दरबार आगरा में पहुंचा। ठीक है, किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। यानी कि जहांगीर के समय में जो है हॉकिंस आ रहा है, लेकिन पुर्तगालियों ने कुछ षड्यंत्र किया, उसके कान में जाकर फूंक दिया कि ओ अंग्रेज बहुत चालू है, बच के रहना बाबू। तो जहांगीर के कान में जब वो ये पुर्तगालियों ने फूंक दिया तो जहांगीर ने कहा नहीं, तुम्हें नहीं आने, जाओ, हटो 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 हटो। तो इस तरीके से चीजें आपको देखना है। लेकिन जब 1611 में कैप्टन मिडलटन ने जो है सूरत के निकट स्वाली होल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर 1613 ईस्वी में जो है अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। इससे पूर्व में 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज एक कारखाना स्थापित कर चुके थे।
यानी कि पहले जहांगीर को लगा कि पुर्तगाली लोग जो हैं ये काफी शक्तिशाली हैं, अगर हम पुर्तगालियों की बात नहीं मानते हैं तो पुर्तगाली हमें बाद में नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जहांगीर के सामने ही, जहांगीर जब था तभी अंग्रेजों ने जो है स्वाली की लड़ाई में जो है पुर्तगालियों को जो है पराजित किया, यानी कि बहुत मारा पीटा। तब जहांगीर को लगा, ओ अच्छा, यानी कि पुर्तगाली से ज्यादा शक्तिशाली अंग्रेज है। जब अंग्रेज इससे ज्यादा शक्तिशाली है तो अब पुर्तगालियों को छोड़ो, अंग्रेजों को पकड़ो। तो अंग्रेजों को फिर अनुमति वगैरह दे देता है। तो वह पहला कारखाना जो है सूरत में लगाता है। इसके पहले वह जो है मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना खोल चुका था। अब यहां तो देखो पहला कारखाना तो ये खोल रहा है, लेकिन यूपी पीसीएस यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में यहीं से मैटर उठाकर जो है आपसे क्वेश्चन बना चुका है कि उसने जो है दक्षिणतम की ओर जो है दक्षिणतम कारखाना सबसे पहले कहां स्थापित किया। उस तरीके का क्वेश्चन न देकर थोड़ा उल्टा टाइप का दे दिया है, तो वहां भी अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए सन 1615 में सर टॉमस रॉ को मुगल दरबार में भेजा गया, जो 1619 तक वहां रुका। ये चीजें हो गई। युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त किया। ठीक है, 1620 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने जो है पुर्तगालियों को परास्त किया और इसके बाद पुर्तगालियों का खतरा लगभग समाप्त हो गया। 1632 में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को जो है मारकर भगा दिया। ठीक है, यानी कि जो मुगल सेना है उन्होंने पुर्तगालियों को जो है हुगली से मारपीट कर भगा दिया, जाओ भैया यहाँ मत रुको, ये हमारा क्षेत्र है। उसके बाद देखो यहां कह रहा है 1625 में जो है अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी की। इससे उनकी जो है क्षेत्र विस्तार की ओर जो है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा जो है बढ़ने लगी। ठीक है, जो अंग्रेज लोग हैं इन्होंने जो है सूरत का क्षेत्र था वहां अपना इस प्रकार से जो है किला बंदी वगैरह कर दिया। जैसे इनका कारखाना है ये, तो यहां से ऐसे किलेबंदी कर दिया। अब ये कारखाना किलों के अंदर हो गया। तो इनको जो है यहीं से जो है इनकी महत्वाकांक्षा जन्म लेती है। तो चीजें आपको इस तरीके से भी देखना है। फिर उसके बाद देखो 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगालियों की राजकुमारी से विवाह कर लिया, जिसमें दहेज स्वरूप उसे बंबई टापू जो है मिल गया। चार्ल्स ने इसे 10 पाउंड वार्षिक के मामूली से किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, यानी कि चार्ल्स सेकंड है, उन्होंने जो है पुर्तगाल की राजकुमारी से ब्याह कर लिया और ब्याह करने के बाद जो है बंबई जो है 10 पाउंड वार्षिक पाउंड में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। ठीक है, यानी कि चार्ल्स सेकंड जो है पुर्तगाली से कर रहा है और पुर्तगाली जो है फिर कंपनी को दे रहा है। तो ये क्वेश्चन काफी थोड़ा घुमाव टाइप का है। जब एग्जामिनर की कभी मान लो नजर चली गई तो इससे क्वेश्चन बना सकता है, वो भी कंपटीशन लेवल में। आप एमए की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें इस तरीके से देखिए। ठीक है, मामूली से किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। उसके बाद देखो यहां से आपका यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, आरओ में क्वेश्चन बना चुका है जो कि किसी लायक नहीं। उसको बच्चा जब देखा होगा तो एक बार तो उसको चौंक गया होगा, वो पक्का गलत करके आया होगा। देखो यहाँ कह रहा है 1630 के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1633 में उड़ीसा के बालासोर और 61 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित किए। ठीक है, उसने जो है क्वेश्चन जब पूछा था तो पहली बार लगा दिया था और उत्तर में दिया है उड़ीसा वाला सोरो दे दिया है, इस तरीके से दे दिया है। तो देखो 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया। अब आपसे जजिया कर जैसे यहाँ शब्द आ गया तो जजिया कर भी लगा दो, आप भी लगा दो, दो चार लाइन और जजिया के बारे में बता दो। जैसे इसका इतिहास ये रहा, इसके समय पे लगा, इसके समय बंद हुआ, फिर यहाँ चालू हुआ, वहां बंद हुआ। तो इस तरीके से जो है 1680 में जो है मुगल सम्राट जो है इस पर जजिया लगा देता है। किस पर लगा देता है? कंपनी पर लगा देता है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। उसके बाद देखो ये कुछ नोट्स से लिया गया है, चीजें आपको दिख तो रही होंगी, मैं एक बार चेक करता हूं।
हाँ, चीजें दिख रही हैं आपको। ये देखो, अब आपके यूनिट में ही उसी में दूसरा पॉइंट करके ही है पहले यूनिट में, कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी टकराव यानी कि आंग्ल फ्रांसिस युद्ध या कर्नाटक युद्ध। तो ये पहला वाला युद्ध है जो कि 1746 से 48 तक होता चलता रहता है। यह युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र था। यह युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र था। यानी कि शुरू कैसे हो रहा है ये चीजें आपको जान लेनी है। इस युद्ध की शुरुआत जो है भारत में बार्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजी बेड़े पर कब्जा करने से हुई है। हो क्यों रहा है ये चीजें आपको जरूर जाननी है। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप डुप्ले ने ला बार्देने के सहयोग से मद्रास पर अधिकार किया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायता हेतु कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन खान से गुहार लगाई कि मुझे बचाओ या मेरी सहायता करो। इसके चलते सेंट टॉम की लड़ाई होती है जो कि कर्नाटक युद्ध की प्रथम लड़ाई थी। कर्नाटक युद्ध की प्रथम लड़ाई जो है ये है सेंट टॉम वाली, तो ये भी ध्यान में रख लीजिए। यह लड़ाई फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई में फ्रांस की एक छोटी सी सेना ने कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में नवाज की विशाल सेना को पराजित कर दिया। तो ये पराजित भी कर दे रहा है भाई। उसके बाद देखो, इस युद्ध में पहली बार यूरोपीय शक्तियों के समक्ष भारतीय राजनीति खोखलेपन एवं सैन्य दुर्बलता को स्पष्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि जो भारतीय राजनीति है वह खोखली है, उसमें कुछ नहीं है, बस वो देखने में इस टाइप की है। अभी जब मैं आपका अगला सेमेस्टर वगैरह पढ़ाऊंगा तो अंग्रेजों के विषय में जब बताऊंगा और अधिक, तो अंग्रेजों ने जो है जब भारत छोड़ के गए थे अंग्रेज लोग, तो जैसे आप गर्मियों के मौसम में जब आम ऐसे खाते हो तो उसका अंदर से पूरा रस निकाल लेते हो और उसको फुलाकर जो है उसमें हवा भरकर ऐसे पेड़ के नीचे रख देते हो, और किसी को दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि आम जो है एकदम फला फूला अभी तुरंत ताजा तत्काल गिरा है, लेकिन जब उसके सामने जाएगा तो वो एकदम अंदर से इस टाइप का रहेगा। तो यहां जो है जब यूरोपीय यानी बाहरी जो लोग आए थे, कंपनी लोग आई थी, उन लोगों को लगा, यूरोपियों को लगा अच्छा जब इन्होंने जो है यहाँ पहली लड़ाई में ही हराया तो उनको लग गया कि यहाँ की जो राजनीति है वह खोखली है। ठीक है, जैसे कोई हट्टा कट्टा हो खूब सारा देखने में और उसको बाद एक हाथ मारो उसको गिर जाए और उठ ही ना पाए। इस तरीके से पहले तो इन्होंने देखा कि अच्छा हट्टा कट्टा है और इन्होंने एक दो हाथ मारा गिर गया, तो इनको लगने लगा कि हाँ ये खोखला है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, इस युद्ध के बाद एक्स ला सेपल या चैपल की संधि हुई और इसके साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हो गया। ये वाली पॉइंट भी नोट कर लीजिए। फिर देखो, इस संधि के तहत फ्रांसीसियों को मद्रास वापस अंग्रेजों को लौटाना पड़ा। तो ये है, ये कुछ पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर देता हूं, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध यानी कि दूसरा जो आपका कर्नाटक वॉर होता है, यानी कि आंग्ल फ्रांसिस युद्ध। आपको समझ में आ गया होगा कि यहां अंग्रेज लड़ रहे हैं और फ्रांसीसी यानी कि आंग्ल, आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रांसिस मतलब फ्रांसीसी। ठीक है, दोनों लोग लड़ रहे हैं। तो ये आपका 1749 से जो है 54 तक होता है। देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार संघर्ष के कारण शुरू हुआ। ठीक है, इसके कारण ये शुरू हो रहा है। देखो, डुप्ले ने जो है मुजफ्फर जंग को दक्कन की सूबेदारी तथा चंदा साहब को कर्नाटक की सूबेदारी के लिए समर्थन दिया, जबकि अंग्रेजों ने नसीर जंग एवं अनवरुद्दीन को जो है क्रमशः दक्कन एवं कर्नाटक की सूबेदारी के लिए समर्थन दिया। डुप्ले जो है यहाँ फ्रांसीसियों का गवर्नर है, जबकि यहाँ अंग्रेज जो हैं ये अलग से अपना चाल वगैरह चल रहे हैं। डुप्ले ने इसे एक उचित मौका समझा और मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के साथ मिलकर नसीर जंग एवं अनवरुद्दीन को जो है
1749 के अंबूर के युद्ध में जो है पराजित किया। इस विजय के बाद मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में जो है मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही डुप्ले ने हैदराबाद में बुशी की अध्यक्षता में सेना की नियुक्ति की। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ आप कहोगे मुजफ्फर जंग कौन था, उसके बाद यहाँ अनवरुद्दीन कौन था, नासिर जंग कौन था। तो देखो चीजों को जब आप इतिहास शुरू से पढ़ोगे, सीक्वेंस से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी ये लोग कौन थे। तो बस इतना जानो कि ये लोग बस नाम नाम आप ऐसे जानो, क्योंकि मैंने कहा था ना विस्तार से अगर मैं पढ़ाता तो सारी चीजें एक क्रम से बताता, सीक्वेंस से बताता। ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात और, अगर आपको अच्छे से इतिहास वगैरह पढ़ना है, चाहे प्राचीन हो, मध्य हो, आधुनिक हो, आजादी के बाद हो, विश्व का हो, कोई सभी इतिहास हो, अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो हमारा एक चैनल और है नीरज आईएएस, उस पर जो है चीजें आपको प्राप्त होती रहेंगी। वहां जाइए और आप इतिहास का आनंद लीजिए। तो देखो यहाँ जो है आपका, किंतु इसके बाद अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव की योजना के अनुसार त्रिचनापल्ली के घेरा डालने पर फ्रांसीसियों की हार हुई। यानी कि क्लाइव जो है, ठीक है, योजना बनाता है और जो है त्रिचनापल्ली के घेरा डालने पर जो है फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। इस लड़ाई के बाद डुप्ले को फ्रांस बुला लिया जाता है और फिर रॉबर्ट क्लाइव ने आर्कट जो है, ठीक है, आर्कट का घेरा डालकर उस पर, यानी कि यही जो है त्रिचनापल्ली का युद्ध होता है, उसमें जो है ये हार जाता है आपका डुप्ले। डुप्ले जो है एक योग्य जो है सेना नायक या अधिकारी वगैरह जो भी समझो था, तो यहाँ वो हार जाता है। इसके पहले जो है वो बहुत सारा जीत दिलाए रहता है। ठीक है, बहुत सारा जीत जो है फ्रांसीसियों को दिलाए रहता है, लेकिन फ्रांसीसी सरकार, मैंने क्लास पढ़ाई थी उसमें सारा कुछ इसमें बताया था। तो ये हो गया, घेरा डालकर आगे बढ़ते हैं, अधिकार कर लिया। इसके बाद 1754 ईस्वी में जो है पांडिचेरी की संधि हुई, ठीक है, जिससे द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। यहां से आप इसको, ये चीज, यानी कि लड़ाई जो है शुरुआत कब हो रही है, कैसे हो रही है, और समाप्त कब हो रही है, कैसे हो रही है, और उसमें बीच में जो एक दो पॉइंट आपको अच्छा लगे या समझ में आ जाए तो वही चीज आप उठा लीजिए, बस बाकी सारा का सारा छोड़ दीजिए। उसके बाद देखो तीसरा आपका ये कर्नाटक युद्ध है, 1700 जो है 56 से जो है आ, हाँ 1756 से जो है 1763 तक ये चलता है। इसमें हमें क्या जानना चाहिए, तो इसमें देखो तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत जो है यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध से हुई। यानी कि पहली बात तो हमें यही जान लेना है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत जो है यूरोप में सप्तवर्षीय जो है युद्ध से हुई। और देखो भारत में इस युद्ध का तत्कालीन कारण था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा चंदन नगर पर अधिकार। यानी भारत में जो है इसका तत्कालीन कारण क्या था, यानी तत्कालीन कारण क्या था जिससे ये युद्ध जो है छिड़ा, तो भारतीय संदर्भ में ये था और वैश्विक संदर्भ में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध इसका जो है कारण था। देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध की सबसे निर्णायक लड़ाई थी वांडी वास का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने जनरल आयरकूट के नेतृत्व में जो है फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली को हरा दिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 की पेरिस की संधि से होती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। यानी कि इस तरीके से आपको देखना शुरू कैसे हो रही है और खत्म कैसे हो रही है, बीच में जो थोड़ा बहुत लगे आपको वो चीजें आप इस तरीके से रखिए। उसके बाद देखो यहां आपके सिलेबस में दिया गया है सहायक संधि। सहायक संधि वह आपका इससे जुड़ा बेलेजली हो जाएगा, बेलेजली। उसके बाद डलहौजी आ जाएगा आपका, कौन आ जाएगा, डलहौजी। हड़पी आदमी, हड़प लेता, सब कुछ छीन लेता था, हड़प लेता था,
जैसे आप सभी ग्रामीणांचल से जुड़े हैं तो बहुत सारे आपके रिलेटिव होंगे जो आपकी जगह को जो है हड़प लेते हैं, आपके धन दौलत को जो है हड़प लेते हैं। तो यह जो आदमी था ये हड़प लेता था सब कुछ। तो देखो, सहायक संधि भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश कंपनी की आरंभिक नीति यह थी कि अपने जीते हुए क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जाए। इसके तहत वारेन हेस्टिंग जो हैं उनके द्वारा जो है घेरे की नीति अपनाई गई। अब कहोगे सर मुझे सहायक संधि पढ़ा दो, घेरे की नीति काहे बता रहे हो? तो सहायक संधि तभी समझ में आएगी जब पहले आप उसका आरंभिक चरण यानी कि घेरे की नीति, सहायक संधि जो है क्यों आई, तो यहां से आप शुरुआत करो, तब जाके ये चीजें समझ में आएंगी। सिलेबस बनाने वाले ने पता नहीं क्या सोच के किस टाइप का सिलेबस बना दिया है। पहला जो है आपका पता नहीं कहां से हिस्टोरियोग्राफी लाके फेंक दिया है, जिसका कंटेंट ढूंढने जाओ तो जल्दी कहीं मिलता ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब देखो, उनको पहले देना चाहिए था कि घेरे की नीति, घेरे की नीति दे देता, उसके बाद आपका ये सहायक संधि दे देता। हड़प नीति जो है डलहौजी की, ये अगले सेमेस्टर में दे देता तो आपको पढ़ने में मजा आता। अब जब इसको नहीं जाने रहोगे, डायरेक्ट मैं इसी को पढ़ा देता, अभी बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी नहीं आई होंगी। पीछे जो मैंने बताया काफी चीजें समझ में नहीं आई होंगी। जब मैं और विस्तार से क्लास लेता तो चीजें शायद समझ में आती। इस तरीके से काफी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैंने जिस आधार पर पॉइंट वगैरह दिया है या बताया है, उस पॉइंट को अगर फॉलो करते हो तो काफी चीजें आपको समझ में भी आएंगी। अब देखो, ये लोग जो है भारतीय राज्यों के प्रति जो है ब्रिटिश कंपनी की जो है नीति, आरंभिक नीति जो थी वह थी घेरे की नीति, यानी कि जो जो वो क्षेत्र जीत रहे हैं उन पर ऐसे घेरा, यानी कि अपने उसमें कर लेते थे, घेर लेते थे। जैसे आपकी कोई जमीन हो, आपकी हो, अगर मान लो आसपास बाउंड्री नहीं है और लोग आपका जमीन जो है काट काट के अपने में मिला ले रहे हैं, तो आप कहो कि नहीं अपने में मिला ले रहे हो, मैं बाउंड्री जो है करा दूंगा। जब बाउंड्री करा दूंगा तो मेरा जो जगह रहेगा वह स्थायी हो जाएगा, यानी कि मेरा हो जाएगा, मेरे नाम हो जाएगा। तो ये लोग जो है आरंभिक इनका जो नीति था यही था कि अपना जीता हुआ जितना भी क्षेत्र है उसको हम लोग घेरे की नीति में लाकर कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि घेर लेंगे। अपनाई गई, जिसमें यह तय हुआ कि ब्रिटिश अपने जीते हुए क्षेत्र को सुरक्षा के घेरे में रखेंगे। इसके लिए बंगाल का उदाहरण उल्लेखनीय है, यानी कि सबसे पहले जो है बंगाल इसीलिए इसमें उदाहरण में दिया गया है। कंपनी को बंगाल पर अफगान और मराठा हमले का भय था, इसीलिए उसकी रक्षा के लिए जो है उन्होंने अवध की रणनीतिक महत्ता को समझा और उसकी सुरक्षा अपने हाथ में ले लिया। घेरे की नीति के बाद अंग्रेजों ने जो है भारतीय राजाओं के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाया, यानी कि घेरे की नीति तो हो गई, आपको समझ में भी आ गया होगा। घेरे की नीति के बाद अंग्रेजों ने जो है भारतीय राजाओं के प्रति सहायक संधि की नीति को अपनाया। देखिए, इस नीति को लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया। इसके तहत पहली बार हैदराबाद के निजाम ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया। ये जितना आपको हाईलाइट पॉइंट दिख रहा है, इतना अगर आप लिख देते हो, इतना अगर शुरुआत में ही उसके बारे में लिख देते हो, तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने जो है आईएएस लेवल की पुस्तकें जो हैं, यूपीएससी लेवल की पुस्तकें जो हैं, किसी ब्रांड इतिहासकार की पुस्तक को जो है बच्चा पढ़ कर आया है। इस तरीके से जो है चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखो, सहायक संधि की नीति अपनाया। इस नीति को लॉर्ड वेलेजली ने जो है शुरू किया। इसके तहत पहली बार हैदराबाद के निजाम ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद मैसूर, अवध, मराठा पेशवा, विभिन्न मराठा सरदार आदि की संधियां उल्लेखनीय हैं। इसके तहत संधि करने वाले राज्यों की सुरक्षा कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती थी। उन राज्यों को युद्ध या संधि के लिए कंपनी की सहायता लेना पड़ता था। ठीक है, और संधि करने वाले राज्यों को सैनिक खर्च का भुगतान करना होता था। सेना की टुकड़ी का कमांड
ब्रिटिश के पास होता था। यानी कि ये लोग देखो कैसे कैसे जो है धीरे धीरे चालाकी करके यहाँ के राजाओं को कैसे कैसे चालाकी से जो है मूर्ख बनाया और कैसे कैसे जो है अपना रूल स्थापित कर रहे हैं। तो ये सीढ़ी बना रहे हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बना रहे हैं। और ये जो बीच बीच में आ रहे हैं, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे डच हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डेनिश हो, चाहे मराठा हो, चाहे मैसूर हो, चाहे पेशवा हो, चाहे चाहे मुगल हो, चाहे जो हो, ये सब उसको जो है बकरा यानी कि बलि का बकरा बना रहे हैं। सबको लॉलीपॉप दे रहे हैं कि ये लो, ये मीठा वाला है, ये तीखा वाला है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये लॉलीपॉप खाओगे तो बहुत मजा आएगा, ये वाला खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें जो है आपको जो है शुगर अगर होगा तो मैं इसमें जो है चीनी की कमताला कर दिया हूं। तो इस तरीके से जो है आपको ये लोग जो है मिलेंगे, संधि करने वाले राज्यों को वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद देखो अंग्रेजों की सहमति के बिना भारतीय राजा किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में बहाल नहीं कर सकते थे। यानी कि जब तक अंग्रेज बोले ना कि उनको जो है सहायता प्रदान करनी है, तब तक भारतीय राजा जो है किसी भी बाहरी को जो है सहायता नहीं देते थे। अब इस तरह से जब अंग्रेज है और राजा यानी कि सब वो है, ठीक है, यानी सबकी मिली भगत है, तो कोई बाहर वाला अगर आ रहा है तो उसको कैसे जगह मिलेगी। तो इस तरीके से चीजें हैं थे। और भारतीय राजा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंसी की नियुक्ति होती थी। यानी कि एक ब्रिटिश जो है रेजिडेंसी जो है भारतीय जो राजा लोग थे उनके यहाँ नियुक्त होती थी। अब देखो सहायक संधि जो है उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, जो सहायक संधि हमने पढ़ा उसका परिणाम क्या हुआ। तो सहायक संधि के परिणाम के तहत निम्नलिखित बातें जो हैं उल्लेखनीय हैं। अंग्रेजों की सैनिक शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ, क्या परिणाम निकला इसका, सहायक संधि का परिणाम क्या हुआ। तो इसको चाहे सहायक संधि का भी परिणाम कर डालो और जो इसके पहले हेस्टिंग ने जो है घेरे की नीति को लेकर आया वो भी उसका भी परिणाम सेम ही आप लिख सकते हो। अंग्रेजों की जो है सैनिक शक्ति में जो है वृद्धि हुई इससे, सहायक संधि से। कैसे वृद्धि हुई कि इसने जो है राजाओं को कहा कि ये लो लॉलीपॉप ले लो। तो राजाओं ने जो है अपना, ये लोग तो दिमाग लगा रहे थे बस, लेकिन राजा लोग जो थे वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके दिमाग से जो है कमजोर उनको कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है, यानी कि उन पर जो है कुछ लोग आक्रमण करते थे बाहर से, तो उनको ये लोग जो है बचा लेता था। जैसे मान लो किसी राजा पर फ्रांसीसियों ने जो है आक्रमण कर दिया या डचों ने मार दिया उनको, ये जाके बचा लेता था। अरे मेरे बाबू, हमारे बाबू को मार दिए, मेरे बाबू को मार दिए। तो इस तरीके से ये लोग जो है नमक मिर्चा अपना मसाला वगैरह लगाकर, ठीक है, लॉलीपॉप दे देकर उन लोगों को जो है उनका दिल वगैरह जीत लेते थे। कभी कभी कुछ और भी तरकीब अपना लेते थे, ठीक है, और कभी कभी कोई मार रहा होता था तो बचा लेते थे। तो इस तरीके से जो है राजा लोग इन पर विश्वास करने लगे। जब विश्वास करने लगे फिर ये लोग अपना लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए यानी कि भारत पर कब्जा करने के मूड से फिर साम्राज्य विस्तार की वो ये लोग अग्रसर हो गए। तो ये चीजें हैं। उनके विरुद्ध मोर्चाबंदी कठिन हुआ। फ्रांसीसियों का उभार असंभव हो गया। यानी कि फ्रांसीसी वगैरह जो दो ही शक्ति बची थी, एक कंपनी ये ब्रिटिश वाली कंपनी बची थी और दूसर का आपका फ्रांसीसी बचा था। जब फ्रांसीसी बचा था तो इससे जो है इन्होंने जो है राजाओं का दिल वगैरह जीता या अन्य जो है चीजें अप्लाई किया, तो उससे जो है फ्रांसीसियों का उभार जो है असंभव हो गया। यानी कि सारी ढेर सारी शक्ति इन लोगों के पास आ गई। ठीक है, राजा भी इनके पास और अंग्रेज पहले से शक्तिशाली, तो उसके बाद इनका जो जाना तो अपने आप में ही है। फिर उसके बाद देखो ब्रिटिश रेजिडेंट ने भारतीय राजाओं के दरबार में जो है मुखबिर एवं षड्यंत्रकारी की तरह काम किया। यानी कि जो है ब्रिटिश रेजिडेंसी, ठीक है, ब्रिटिश जो है रेजिडेंसी जो थी उन्होंने राजाओं के यहाँ जाकर काम किया। जैसे राजा की सेना रहती थी तो सेना में जैसे कुछ लोग रहते थे, मान लो एक लोग ये हो गया, एक लोग ये हो गया, एक लोग ये हो गया, और उसी में से एक आदमी जो है, एक आदमी एक समुदाय जो है अंग्रेजों का रहता था। अब जो रहता था जैसे आपके घर में
इसको मैं आसान वे में समझाता हूं। जैसे आपका घर है, आपके घर में मान लो कुछ लोग हैं और उसके बाद उसमें से एक ठो चोर लाकर बैठा दो। आपके घर में जो है कई लोग हैं, उसमें से एक चोर को भी आप अपने घर में रख लो, तो चोर क्या करेगा, बीच बीच में आपका जो है भेद बताता रहेगा कि अच्छा यहाँ जो है सोना गाड़ के रखे हैं, यहाँ जो है उन्होंने इतना कीमती सामान रखा है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है इन्होंने भी काम किया। ठीक है, षड्यंत्रकारी वाला काम किया, जिसके बदौलत धीरे धीरे भारतीय राजा जो है कमजोर हुए। अब जैसे ही आप अपने घर में चोर को स्थान दे दोगे, बैठा दोगे, ठीक है, वैसे जो है आपका सारा धन वगैरह लूट ले जाएंगे, तो आप वैसे ही जो है कमजोर हो जाओगे, यानी कि आप निर्धन हो जाओगे, सारा कुछ तो चोरवा लूट के लेकर चल जाएगा। तो इस तरह से हो गया। इसके बदौलत धीरे धीरे भारतीय राजा कमजोर हुए। 1813 तक आते आते जो है कंपनी ने संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राजाओं को अपना अधीनस्थ करार दिया और अगले चरण में जो है डलहौजी विलय की नीति की ओर मुड़ जाता है। पहले इन्होंने भारतीय राजाओं को कहा कि हमारी जो है हमारे पास मिल जाओ, यानी हमसे दोस्ती कर लो, तो हम तुम्हें ये चीजें दे देंगे, वो चीजें दे देंगे, ऐसा दे देंगे, वैसा दे देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जो है एक रेजिडेंट्स को बिठा दिया। उसके बाद ये लोग जो है अपना जैसे जो चीज राजाओं के यहाँ होता था उसको जाके बता देते थे। जैसे इसका उदाहरण एकदम सेम टू सेम विभीषण वाला ले लो। अब रावण को देखो, इतना शक्तिशाली आदमी, बहुत सारा उसके सेना में शक्तिशाली, और जाके भेद दे रहा है, यानी कि ये वही काम कर रहा है कि घर का भेदी जो है लंका ढहा है। तो ये लोग जो है राजाओं के यहाँ रहते थे, ब्रिटिश रेजिडेंट्स, ये लोग भारतीय राजाओं के यहाँ नियुक्त होते थे, तो राजाओं के दरबार की जो है पोल खोल देते थे। और उसके बाद धीरे धीरे इनका जो है राजा जो थे भारतीय, ये एकदम कमजोर हो गए। और फिर उसके बाद जब कमजोर हो गए तो अंग्रेजों ने कहा कि ये लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कोई मान लो कमजोर आदमी हो, अब कोई बहुत शक्तिशाली आदमी है, उसको बार बार डराएगा और वो आराम से डरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो डर जाएगा। तो इसी तरीके से इन्होंने किया। बाद में फिर जो भारतीय राजा थे कमजोर है ये थे, और इनके पास विशाल सेना हो गई थी अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेज लोगों ने कहा अच्छा अब तुम जो है हमारे अधीन हो, हमारे दास हो, हमारे गुलाम हो। इस तरीके से देखो चुट्टा लोग कैसे कैसे जो है अपना नीति को लगा रहा है। फिर जब ये कमजोर हो गए एकदम से, फिर डलहौजी आएगा विलय की नीति, जो कि आपका ये लगा हुआ है आपके सिलेबस में, डलहौजी विलय की नीति। विलय की नीति इसी को जो है हड़प नीति भी कहते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद देखो, हाँ, इसी को जो है विपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, हड़प नीति भी कहते हैं, विलय की नीति कहते हैं। इस नीति का प्रयोग जो है 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जो है लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ये जो है भारत के गवर्नर रहे, और इन्होंने जो है यानी कि इसी ने जो है विपगत सिद्धांत का जो है यानी कि शांतिपूर्ण विलय की नीति, यानी कि धोखे से जो है उसके दूसरे के राज्य को अपने में मिला लेना, यानी कि ये सीधी सीधी बात हुई कि जो है जैसे आपका खेत है और खेत में आपका मेड़ बना है, और कौनो आदमी जाए रात में जो है मेड़ काट के जो है 2 हाथ उधर कर दे। अब 2 हाथ जब उधर कर देगा तो आप जाओगे तो कहोगे हमार मेड़ इधर था। फिर उसके बाद कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता, तो चीजें इस तरीके से, यानी कि ये कह रहा है कि शांतिपूर्ण जो है विलय हो रहा है। इस सिद्धांत के तहत कुछ महत्वपूर्ण रियासतों का विलय साम्राज्य में जो है अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया। डलहौजी का मानना था कि झूठे रजवाड़ों और, ठीक है, डलहौजी का जो है मानना था कि झूठे रजवाड़ों और, यहाँ देखो अवध का जो है समामेलन किस प्रकार से हुआ है उसके जिक्र यहाँ किया गया है, जो कि आप सभी आराम से देखिएगा। कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों द्वारा प्रशासन की पुरानी पद्धति से जो है प्रजा की परेशानियां बढ़ती हैं, इसलिए उसने ऐसे सभी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अब देखो कह क्या रहा है डलहौजिया, डलहौजिया कह रहा है कि डलहौजिया का मानना था कि झूठे रजवाड़ों और कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों द्वारा प्रशासन की पुरानी पद्धति से, यानी कि जो राजा लोग थे वो पुरानी पद्धति चला रहे थे, पुरानी अपनी परंपरा चला रहे थे, उससे प्रजा जो है
ऊब गई थी, परेशान हो गई थी। जब प्रजा ऊब गई थी, परेशान हो गई थी, तो ऐसे में डलहौजिया बोल रहा है कि अब उसको जो है खत्म करके मैं अच्छी वाली नीति लेकर आ रहा हूँ, प्रजा को जो है मुक्ति दे रहा हूँ, इस प्रकार से। इसलिए उसने ऐसे सभी राज्यों को जो है, यानी कि कहने लगा कि ये सब राजा लोग जो हैं प्रजा को परेशान कर रहे हैं, अब शक्ति जो है मेरे हाथ में होनी चाहिए, और मैं लोगों को अब जो है अच्छी सारी नीतियां लेकर आऊंगा और लोगों को अच्छी नीतियां दूंगा। इसलिए उसने ऐसे सभी जो है जितने भी साम्राज्य थे उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी के अनुसार जो है भारत में 3 प्रकार की रियासतें थी। वे रियासतें जो कभी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं। अब देखो, इतना पढ़ने के बाद हम लोग देखो पलासी देखेंगे, यानी कि ये सारी चीजें जो हैं डलहौजी की हड़प नीति के बारे में बताई गई हैं। जितना आवश्यकता थी काफी चीजें मैंने बता दिया, अब और चीजें आप ही को करना है। अब देखो आपके सिलेबस में जो है पलासी युद्ध है और बक्सर का युद्ध है। आइए उसके विषय में जानते हैं। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ। सबसे पहले तो ये चीजें आपको जाननी चाहिए कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ। इस तरीके से ये 2 लाइन आपको पहले लिख लेनी है या जानकारी ले लेनी है। सबसे पहले तो हमें यही चीज जानकारी मिल गई। सिराजुद्दौला की सेना की संख्या लगभग 50,000 थी तथा अंग्रेजों की जो है, यानी कि ये आप डेट ना लिखिएगा, आप कर दीजिएगा कि अंग्रेजों की सेना जो है मात्र, यानी कि इसमें जो है आप कर दीजिएगा कि सिराजुद्दौला जो है उसकी सेना बहुत भारी थी लेकिन अंग्रेजों की सेना कम थी, किंतु सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सेना के एक बड़े हिस्से ने युद्ध में भाग नहीं लिया। यानी कि जो उसका सेनापति था मीर जाफर था, वो आदमी जो है चुट्टा था, उसने जो है दगाबाजी कर दिया, यानी कि गद्दारी कर दिया। जब गद्दारी कर दिया यानी कि धोखेबाजी कर दिया, जब धोखेबाजी कर दिया तो बहुत सारी सेना जो थी वह युद्ध में जा ही नहीं पाई, और जा ही नहीं पाई तो इससे जो है आगे बढ़ते हैं। जब सिराज को पता चला कि उसके बड़े बड़े सेना नायक जो हैं मीर जाफर तथा राय दुर्लभ उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो वह अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भागकर मुर्शिदाबाद पहुंच गया और फिर वहां से वह अपनी पत्नी के साथ पटना भाग गया। कुछ समय पश्चात मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस प्रकार अंग्रेजों का षड्यंत्र जो है सफल रहा। तो देखो अंग्रेजों की चाल जो है यहाँ काम कर रही है, ठीक है। अंग्रेजों की जो चाल है वो यहाँ काम कर रही है। अब कैसे काम कर रही कहोगे, तो देखो मीर जाफर जो है वह षड्यंत्र कर देता है, और षड्यंत्र करता है तो कैसे करता है, इसमें अंग्रेजों का ही हाथ रहा होगा, है ना, अंग्रेजों का ही हाथ रहा होगा। तो इस तरीके से देखो कैसे मीर कासिम जो है, मीर जाफर जो है, इसके षड्यंत्र की वजह से ही जो सिराज है ये भाग जाता है अपनी जान वगैरह बचा कर। तो ये चीजें हैं, ये 2 चीज तो आप ध्यान रखिए। लेकिन आप देखिए पूरी डेट अगर याद हो जाती है तो याद करो, नहीं तो कहो कि सिराज की सेना जो है, सिराज यानी कि सिराजुद्दौला, सिराज की सेना जो है अंग्रेजों के मुकाबले काफी बड़ी थी। वहीं जो है अंग्रेजों की सेना चंद टुकड़ी भर थी, किंतु सिराज का सेनापति जो है मीर जाफर, वह जो है विश्वासघात कर देता है। जब वह विश्वासघात कर देता है तो इससे जो है सिराज को पता चलता है, तो सिराज जो है अपनी जान बचाकर भागने का रास्ता ढूंढता है। और कहीं ना कहीं इसमें अंग्रेजों का जो है कूटनीति काम कर रहा था, जिसके वजह से जो है
ये चीजें घटित होती हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखते समय अपने दिमाग में सोचते रहना है और फैक्ट को हटाकर आपको बातें वहां भरनी है। क्योंकि देखो, आपका अब एमए लेवल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे अभी आप 10वीं 12वीं करो तो वहां आप डेट वगैरह रटो, अच्छी बात है। एग्जामिनर डेट वगैरह पूछे, अच्छी बात है। बीए लेवल पर आप पढ़ाई करो तो वहां भी मान लो कुछ फैक्ट जो है एग्जामिनर दे दे, तब तो समझ में आता है। लेकिन वह एमए आदि की परीक्षाओं में जो है फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है उसकी दिमाग जो है उसका दिमाग काम नहीं करता। यहां से आपको एमए वगैरह में जो है फैक्ट वगैरह सीधा सीधा नहीं पूछना चाहिए, यहां आपसे जो है तर्क वगैरह पूछना चाहिए, क्योंकि आप मास्टर डिग्री ले रहे हो, मास्टर डिग्री, ना कि फैक्ट वाली पढ़ाई। तो एग्जामिनर जो है अगर फैक्ट वगैरह पूछ रहा है, समझ लो वो मूर्ख है, क्योंकि आप मास्टर वाली डिग्री ले रहे हो, आपको मास्टर बनना है, आगे चल के तर्क वितर्क वगैरह करना है, तो आपको फैक्ट वाला यही फिर जब क्वेश्चन पूछ लेता है तो फैक्ट हमको भी पढ़ाना पड़ता है, आपको भी पढ़ना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं इसका विकास जो है एग्जामिनर लोग को करना चाहिए। तो ये चीजें हो गई। अब देखो प्लासी का जो है महत्व क्या होता है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय का बंगाल के इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ा। ये चीजें यानी कि इसमें जो है अंग्रेज जो है, अंग्रेजों का षड्यंत्र जो है सफल रहता है तो अंग्रेज जो है जीत जाता है। ठीक है, तो ये उसका महत्व नंबर 1 हो गया। और उसके बाद देखो अगला क्या है। अंग्रेजों की इस विजय से बंगाल के नवाब की स्थिति जो है कमजोर पड़ गई, भले ही यह विजय विश्वासघात या अन्य किसी साधन से प्राप्त की गई हो। देखो कैसे कैसे उसी एकमात्र युद्ध से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो बाह्य रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ और अभी भी नवाब सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन व्यवहारिक रूप से कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भर था और कंपनी ने जो है नवाब के उत्तराधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी और विरोधियों द्वारा अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है किए गए षड्यंत्र ने अंततः प्रशासन की शक्ति को जो है कमजोर कर दिया। वित्तीय उपलब्धि के अतिरिक्त अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमजोर बनाकर बंगाल के व्यापार पर सफलतापूर्ण अपना इजाजेदारी को स्थापित कर लिया। यानी कि अंग्रेजों ने जो है यहाँ डच हो गया या अन्य फ्रांसीसी कंपनियां होंगे, उनके जो है स्थायित्व को जो है इस युद्ध के माध्यम से कमजोर कर दिया और अपना जो है प्रभुत्व बना लिया। ठीक है, बंगाल के ऊपर जो है अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व वगैरह बना लिया। उसके बाद देखो बंगाल के जो है नवाब की स्थिति कमजोर हो गई। यानी कि प्लासी का युद्ध जब हुआ तो उसका जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है किस पर पड़ा, तो बंगाल पर पड़ा। ठीक है, यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है वह बंगाल पर पड़ रहा है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इफेक्ट बंगाल पर पड़ रहा है। तो देखो इस क्रम में जो है चीजें किस प्रकार से आई। तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखो, इसके बाद जो आपका अगला है, अब आपको क्या जानकारी लेना चाहिए। तो अब देखो वहां हमने जो है प्लासी की युद्ध को जो है समाप्त कर दिया, यानी कि काफी चीजें वहां अंग्रेजों वगैरह को जो है कूटनीतिक सब कुछ बता दिया। अब हम लोग लड़ेंगे बक्सर की लड़ाई। तैयार हो बच्चों? तो चलो लड़ते हैं बक्सर वाली लड़ाई। अवध आकर जो है मीर कासिम ने वहां के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक गठजोड़ बनाया। शीघ्र ही शक्ति परीक्षण भी हो गया। 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर का युद्ध जो है इस डेट को हो रहा है। अवध आकर मीर कासिम ने वहां के नवाब, ठीक है, यानी कि अवध आकर मीर कासिम ने
ठीक है, मीर कासिम ने जो है वहां के नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय, और यहाँ मीर कासिम ने वहां के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर गठजोड़ बनाया। शीघ्र ही शक्ति का परीक्षण जो है हो गया। तो इस युद्ध में जो भाग ले रहे हैं वह हो रहे हैं मीर कासिम, मीर कासिम हो रहे हैं, और आपका सुजा उद दौला हो जाएगा, सुजा उद दौला, सुजाउद्दौला हो रहा है प्लस, ठीक है, इनको प्लस में जोड़िएगा। उसके बाद यहां आपका मुगल की तरफ से जो हो रहा है वह हो रहा है शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, यानी कि इधर से जो है पहला आदमी, दूसरा आदमी, और ये हो गया तीसरा आदमी, ठीक है। एक तरफ तीन आदमी हैं, मीर कासिम है, सुजाउद्दौला है, शाह आलम सेकंड है यानी कि द्वितीय है। तो इस तरफ से तीन आदमी हैं और एक तरफ जो है अंग्रेजवा है, ठीक है, एक तरफ अंग्रेज है। इस तरीके से ये वाली लड़ाई जो है इधर से तीन आदमी लड़ रहे हैं और इधर से केवल अंग्रेजवा है, ठीक है। तो उसके बाद देखो 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ। तो ये चीजें आपको समझ गई होंगी। इस तरफ से जो है आपका अंग्रेज है, अंग्रेज है, इधर से आपका जो है मीर कासिम है, सुजाउद्दौला है, उसके बाद शाह आलम सेकंड है जो कि मुगलों की तरफ से है, और ये अवध आकर जो है मीर कासिम ने, तो इधर तीन है इधर एक है। तो इस तरीके से ये लड़ाई लड़ते हैं। तो ये हुआ। इस युद्ध में जो है अंग्रेजों ने अपने रण कौशल का परिचय दिया। दक्षिण में फ्रेंच सेना के विरुद्ध उसके अभियानों के अनुभव काम आए। वांडीवास में 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को करारी मात दी थी। मीर कासिम का गठजोड़ बुरी तरह पराजित हुआ। ये देखो भैया, देखो क्या हुआ। ये वाला मीर कासिम जो है इसका जो है गठजोड़ यानी कि जो इनको शामिल किया था इन लोगों को, यह जो है बुरी तरह जो है पराजित हुआ। इस युद्ध में उत्तर भारत की प्रत्येक संभावना को अंग्रेजों ने जो है कुचल दिया और मुगल शक्ति की बची हुई साख भी धूल में मिल गई। यानी कि सब कुछ जो है अंग्रेजों ने जो है खत्म कर दिया, नष्ट वगैरह कर दिया, समाप्त कर दिया। युद्ध के बाद 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना। उसने जो है बक्सर युद्ध के समझौते के मसौदे तैयार किए और मुगल शहंशाह से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। तो ये हो गया। परंतु क्लाइव के आने से पहले मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी फरवरी 1765, और उसके बेटे नजीम उद दौला को अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर बिठाकर उसके साथ संधि कर ली। नवाब की सेना प्राय भंग ही कर दी गई थी और बंगाल में एक नायब सूबेदार का प्रावधान किया गया जिसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा होती थी। तो ये देखो क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन सब चीजों पर, ये सारी चीजें देख लो। और उसके बाद देखो बक्सर का युद्ध जब हुआ तो उसका क्या प्रभाव हो रहा है यानी कि महत्व, ठीक है। क्या हुआ, बक्सर की लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों ने जो है बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। वहां जब इन्होंने जो है प्लासी लड़ा तो बंगाल पर जो है थोड़ा बहुत यानी कि काफी कुछ इफेक्ट पड़ा था, लेकिन पूरी तरह से नहीं पड़ा था। लेकिन यहां जो है उस पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। बक्सर का युद्ध हुआ। देखो अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ, क्या महत्व हुआ, तो बक्सर यानी कि बंगाल पर जो है पूरी तरीके से जो है इन्होंने राजनीति स्थापित कर लिया। वास्तव में हस्तांतरण की इस प्रक्रिया का प्रारंभ जो है प्लासी की लड़ाई से हुआ था और इसकी चरम परिणति जो है बक्सर के युद्ध में हुई, ठीक है। शुरुआत तो प्लासी में हो गई लेकिन बक्सर में जो है इसकी परिणति जो है एकदम टॉप लेवल पर पहुंच गई, एकदम चरम पर पहुंच गई। देखो बक्सर की लड़ाई ने बंगाल के नवाब के भाग्य के सूर्य को अस्त कर दिया और अंग्रेजों का बंगाल में एक शासक शक्ति के रूप में उदय हुआ।
ये पॉइंट आप ये वाली जो है उठाइए और अपनी परीक्षा में फेंकिए, फिर देखिए क्या कमाल आता है। आप जहां भी आंसर राइटिंग करो ये वाली लाइन उठाओ और फेंक दो, और उसके बाद फिर देखो कमाल, देखो इफेक्ट देखो क्या पड़ता है। देखो, बक्सर की लड़ाई ने बंगाल के नवाब के भाग्य के सूर्य को अस्त कर दिया। बक्सर की लड़ाई ने बंगाल के नवाब के भाग्य के सूर्य को अस्त कर दिया और अंग्रेजों का बंगाल में एक शासक शक्ति के रूप में उदय हुआ। अब यहाँ उसकी कहानी आ रही। मीर कासिम ने बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजा उद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध सफलतापूर्वक एक गठजोड़ किया, जो अंग्रेजों के सम्मुख असफल रहा। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने ब्रिटिश शक्ति की जो है सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया। यानी कि अब तक जो है अंग्रेज लोग जो भटक रहे थे, अब यहाँ से जो है अंग्रेजों की जो है नींव जो है भारत में जम जाती है, यानी कि अस्थायित्व अंग्रेजों का बन जाता है। देखो यहाँ कहा भी जा रहा है, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया और उसके विश्वास को अधिक सशक्त किया। यह विजय केवल अकेले मीर कासिम के विरुद्ध न थी, अपितु मुगल बादशाह और अवध के नवाब के विरुद्ध थी। इस विजय ने जो है भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना का मार्ग जो है दृढ़ कर दिया। इस प्रकार प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजों की रुचि जो है बंगाल के संसाधनों और बंगाल की व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग करके एशिया के व्यापार पर अपनी इजाज़ेदारी कायम करने में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों की बढ़ती व्यापारिक रुचि के कारण नवाबों के साथ संघर्ष ने जन्म लिया और उसके बाद बंगाल की राजनीति में अंतर्निहित कमजोरी ने जो है अंग्रेजों को नवाब के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने में बड़ी मदद की। विभिन्न गुटों के शासकों के बीच अलगाव ने बाह्य शक्तियों को जो है व्यवस्था तोड़ने हेतु प्रेरित किया। देखिए, विभिन्न गुटों के शासकों के बीच अलगाव ने जो है बाह्य शक्तियों को जो है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद देखिए यहाँ आपके सिलेबस में होगा मैसूर, मराठा और पंजाब। तो यहाँ हम थोड़ी थोड़ी इनकी चर्चा ले लेते हैं, फिर आगे और भी विस्तार से उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य में जो है दक्षिण भारत में मैसूर का एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत में मैसूर का एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय हुआ। हैदर अली ने शक्तिशाली मैसूर राज्य की नींव रखी, जिसे उसके योग्य पुत्र टीपू सुल्तान ने जो है सुदृढ़ किया। यानी कि मैसूर, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इतना आपको जानना है। यद्यपि हैदर अली मैसूर सेना में मात्र एक कनिष्ठ अधिकारी था, धीरे धीरे वह एक कुशल एवं कुशाग्र सेनापति के रूप में उभरा। यहाँ आप हैदर अली वगैरह को बता सकते हैं। उसकी बेहद उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि उसने इस बात को महसूस कर लिया था कि केवल एक आधुनिक सेना ही शक्तिशाली राज्य का आधार हो सकती है। परिणाम स्वरूप उसने शस्त्रागार स्थापित करके और पश्चिमी तर्ज पर सैनिकों को जो है प्रशिक्षित करने के लिए एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ को जो है नियुक्त किया। जल्द ही वह 1761 में मैसूर सिंहासन के पीछे की वास्तविक शक्ति का जो है मंत्री नंदजा राज को उखाड़ फेंकने में सफल हो गया। देखो कैसे कैसे वो जो है एक मात्र कनिष्ठ अधिकारी था और धीरे धीरे जो है वह मैसूर सिंहासन पर पहुंच जाता है। देखो यहां से उसकी कहानी स्टार्ट हुई, यहां से जो है मैसूर का सिंहासन तक वो प्राप्त कर लेता है। कौन? तो हैदर अली। उसके बाद मैसूर राज्य की सीमाएं तब तक कनारा एवं मालाबार के समृद्ध वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं, पढ़िए। फिर उसके बाद यहाँ मराठा आपके सिलेबस में दिया है, मराठा, मैसूर, पंजाब वगैरह करके। तो मराठाओं को पूरी तरह कुचलने की औरंगजेब की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकी। मराठाओं ने 1707 की कालावधि के पश्चात जो है मुगल साम्राज्य के अपक्षय में ठोस चुनौती प्रस्तुत की। यद्यपि ये ऐसी शक्तियों में से एक थे जो अखिल भारतीय शक्ति के तौर पर मुगलों को जो है प्रतिस्थापित कर शक्ति शून्यता को भर सकते थे। शिवाजी के पोते वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं, आगे भी अभी हम चर्चा लेंगे।
पानीपत का युद्ध जो है नकारात्मक रूप से निर्णायक रहा, सारी चीजें हैं इसमें। यानी कि आपने मूवी वगैरह देखी होगी अगर पानीपत वाली, तो उससे आप काफी चीजें जो है पानीपत वाला उठा के यहाँ लगा दीजिएगा। फिर देखो ये पंजाब का जिक्र हो जाएगा। तो देखो 65 में जो है औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी को जो है इन्होंने अपनाने से यानी कि इस्लाम अपनाने से जो है इनकार कर दिया, को गिरफ्तार कर कर मरवा डाला। तो इस तरीके से काफी चीजें आप पहले भी पढ़े होंगे। तो इस तरीके से पंजाब वगैरह के विषय में। अब देखो बंगाल में द्वैध शासन, तो देखो कैसे जो है पलासी और बक्सर का जब युद्ध होता है तो कैसे उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो उसी इफेक्ट से जो है बंगाल में अब द्वैध शासन आदि के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन वगैरह। देखो यहाँ कहा भी जा रहा है बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसमें दीवानी राजस्व वसूलने और निजामत यानी कि पुलिस एवं न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए। पहली बात तो ये चीज हल। कंपनी ने दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों का और डिप्टी सूबेदार को नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग किया। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य और निजामत कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किए वगैरह वगैरह। इसे द्वैध शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब पर था, जबकि राजस्व वसूली का दायित्व जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ये चीजें आप द्वैध शासन इसे क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, मान लो एग्जामिनर का मूड घुमा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये चीजें आपको चाहिए। प्रशासन की रीढ़ अर्थ या वित्त होता है, यानी कि पैसा होता है, रुपया होता है। किंतु 1765 के अगस्त महीने में स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था के अनुसार वित्त अर्थात कर वसूली का अधिकार कंपनी को मिला। तो ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। द्वैध शासन को हमने थोड़ा बहुत जान लिया, आगे आपकी वो है द्वैध शासन के दोष, क्या क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं, ये चीजें जानना है। रॉबर्ट क्लाइव एक कुशल सेनापति के साथ साथ अच्छा प्रशासक और सफल कूटनीतिज्ञ था। उसने द्वैध शासन की स्थापना कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी शक्ति को जो है सुदृढ़ अर्थात आधार प्रदान किया। इस शासन व्यवस्था से जो है कंपनी की आय में 30 लाख पाउंड की वृद्धि हुई। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए हमने कहा था थोड़ी थोड़ी चर्चा लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि समय का जो है अभाव है। द्वैध शासन का जो है अंत, इसमें से हम 2-4 लाइन ले लेंगे। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रबंध की स्थापना को इसलिए महत्व दिया क्योंकि उस समय जो है बंगाल जैसे विशाल प्रांत का संपूर्ण शासन प्रबंध अपने हाथों में लेने के लिए कंपनी के पास जो है पर्याप्त अधिकारी नहीं थे। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन को जो है 72 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। कब समाप्त हो रहा है ये चीजें आप जान लो। फिर उसके बाद देखो ये 73 का रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह बाद में आगे लगा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ मैसूर, मैसूर को हमने कहा था मैसूर पंजाब मराठा, आगे हम अभी और भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया मैसूर वंश। ठीक है, तालीकोटा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके अवशेष पर जितने राज्यों का उदय हुआ उनमें मैसूर भी एक था। तो मैसूर का उदय इस प्रकार हो रहा है। पर बोडेयार वंश का जो है शासन स्थापित हुआ, इस प्रकार से आगे है। फिर यहाँ हैदर अली के विषय में हमने थोड़ा बहुत जानकारी पीछे भी ले लिया, यहाँ भी आप कुछ चीजें देख लेना। फिर देखो संवैधानिक प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास, ये हो गया। देखो 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही, ये चीजें फिर से आप दिख गई। फिर 1765 में इसके व्यापारिक कंपनी से जो है शासकीय निकाय में रूपांतरित होने तक भारतीय शासन एवं राज व्यवस्था पर इसके कुछ तात्कालिक प्रभाव पड़े, लेकिन 1773 और 1858 के जो है मध्य तक कंपनी शासन और तत्पश्चात वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें इसमें दी गई हैं। तो हमको ये सब चीजें देखना है। 1773 और 58 के बीच संवैधानिक विकास, ठीक है, ये सारी चीजें दी गई हैं। देखो बक्सर के युद्ध जो है 1764 के पश्चात 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने जो है तत्कालीन मुगल शाह वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर यहाँ आपको सारी चीजें दिख रही होंगी।
अब देखो यहाँ से आपका रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, ये आपके सिलेबस में लगा है, हम लोगों को इसे भी जान लेना चाहिए, इसे भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, बाकी तो चीजें देखी जाएंगी। कंपनी के डायरेक्टरों को कहा गया कि वे अब से राजस्व से संबंधित सभी मामलों तथा दीवानी एवं सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी प्रकार के जो है कार्यों से सरकार को अवगत कराएंगे। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट जो है को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद यहाँ अब 500 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को जो है संचालक चुनने का अधिकार मिला। संचालक मंडल वगैरह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल जो है 4 वर्ष दिया गया। प्रतिवर्ष उनमें से 1/4 सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों को निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई, ठीक है। ये यहाँ से ये निर्वाचन आ रहा है, हस्तक्षेप करने पर ये ब्रिटिश कैबिनेट आ रहा है। उसके बाद यहाँ बंगाल में एक प्रशासक मंडल, ठीक है, प्रशासक मंडल आ रहा है जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद, यहाँ से पार्षद आ रहा है नियुक्त किए गए। ये पार्षद नागरिक, सैन्य तथा प्रशासन से संबंध थे, बहुमत के आधार पर निर्णय, ठीक है, बहुमत वगैरह आ रहा है। बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का जो है गवर्नर, यानी कि इससे बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा बंगाल में जो है 1774 में एक उच्चतम न्यायालय, ठीक है, तो ये लाइन आप एक एक दो लाइन लिखिए, सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी गई। यानी कि ये जो आ रहा है इससे क्या क्या वो हो रहा है, तो ये सब चीजें देखना है। अपनी कंपनी के सभा कर्मचारी इसके वगैरह वगैरह, कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को, कंपनी वगैरह ये सब। फिर उसके बाद इसमें संशोधन वगैरह हो रहा है, तो ये 2-4 चीजें, कुछ चीजें आपको, जैसे पार्षद आ रहा है, प्रशासक मंडल आ रहा है, बहुमत आ रहा है, बंगाल के गवर्नर जो है पूरे उसमें आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ उच्चतम न्यायालय का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको देखना है। फिर उसके बाद देखिए 84 का जो है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए जो है इस एक्ट को जो है पारित किया गया। तो क्यों आ रहा है ये, तो इसीलिए आ रहा है, ठीक है, इसीलिए ये चीज आ रहा है। इस एक्ट के जो है संबंधित विधेयक ब्रिटेन वगैरह क्यों आ रहा है, ये चीजें आप जान लेते हैं तो ज्यादा कुछ जानने के लिए आपको बचता नहीं है, और भी बचती हैं जिसको हमें जान लेना चाहिए। तो देखो भारत में जो है गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 को घटाकर वगैरह वगैरह जो है 3 कर दी गई। तो सारी चीजें बातें हैं, आप एक बार दृष्टि डालिएगा। फिर देखिए अधिनियम जो है ये 86 है। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट जो है आपका 1793 वाला है। कंपनी के व्यापार जो है व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है, यानी कि कंपनी का जो अधिकार था इससे और भी आगे बढ़ गया। तो मेनली आपको पहली ये वाली लाइन जान लेनी है, उसके बाद आप कम ही जानकारी लेते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी को भारतीय राजस्व से आगे भाग यानी लाभांश, वेतन आदि जैसे सभी आवश्यक खर्चों के बाद जो है ब्रिटिश सरकारी जो है सरकार को वार्षिक 5 लाख पाउंड का भुगतान वगैरह, तो सारी चीजें हैं यहाँ आप देखिए। फिर उसके बाद देखो ये आपका 1813 का भी सिलेबस में लगा है। देखो 1813 में कंपनी के चार्टर की अवधि जो है समाप्त होने वाली थी, इसलिए इंग्लैंड में कंपनी के दो व्यापारिक जो है एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की जाने लगी। कंपनी के भारतीय साम्राज्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से वगैरह वगैरह तमाम बातें हैं, ये भी देखिएगा। फिर उसके बाद देखिए ये 33 वाला आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। इससे क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, ये चीज जानना है और एक दो बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद ये हमारा बैच आ रहा है, आप सभी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये है, ये भीष्म प्रतिज्ञा है, इसका यूपीएससी का है, 26 से प्रारंभ हो रहा है। इसका माध्यम जो है हिंदी होने वाला है। ये पीसीएस का बैच है जो कि सारथी बैच इसका नाम है, ये 18 से प्रारंभ हो रहा है और ये हिंदी माध्यम में हो रहा है। उसके बाद ये यूपी पीसीएस और आरओआरओ को ध्यान में रख के किया जा रहा है। ये ब्रह्मास्त्र बैच है जो कि 5 से जो है प्रारंभ हो चुका है और ये हिंदी माध्यम में होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके चौथे पेपर के साथ।